सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर, एक क्राइसिस में से निकलते हैं तो दूसरा क्राइसिस होता है, ऐसा शायद महसूस होता हो लोगों को, लेकिन हम यहाँ पे बताने बैठे हैं कि बेसिकली इट इज़ ऑल वन बिग क्राइसिस। वाह। ये सब उसकी शाखें हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जो मेन जो क्राइसिस है उसको हम जिन सेक्टर्स पे बात नहीं होती वो उसको हेल्थ भी कह सकते हैं आप, उसको हम एनर्जी की हद तक बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और एजुकेशन जो है उसके बगैर कोई भी सोसाइटी जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकती अगर आपका निज़ाम ठीक ना हो। और जिन मुल्कों में हमने देखा है कि इश्यूज़ उसके कंसिस्टेंटली होते हैं, कोई भी ऐसा मुल्क आपको बजाय इक्के दुक्के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बाकी तमाम जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एजुकेशन होती है वहाँ पे आपके मसले मसाइल होते हैं। और हमारा सेक्टर जो है उसको तो चलें आप छोड़ ही दें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितने सालों में 78 सालों में कितना ही को फोकस रहा है उसके ऊपर। तो उसी की एक मिसाल सर आज हम लिए आए हैं यहाँ पे। और जो पंजाब के हद तक जो 9th क्लास के जो इम्तहानात हैं उनके रिज़ल्ट सामने आए और वो काफ़ी मायूसकुन थे। और उसमें एक दो बोर्ड्स के मैं आपको बता देता हूँ और बाकी उस पर बात कर लेते हैं। सारे बता दीजिए। सारे बताते हैं। उसके अलावा सर ये भी आप ज़हन में रखें कि अभी जो प्राइवेट सेक्टर जिस चीज़ को प्रेफर करता है, जो GCSE एग्जामिनेशन जो O लेवल A लेवल कहते हैं, उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, तो उनके ऊपर भी हम कज़ा तस्करा कर देंगे। तो सर आप लाहौर के हद तक बात करें तो 3,08,000 तलबा में सिर्फ 1,38,000 पास हुए। ये मैं आपको पासिंग बता रहा हूँ, सिर्फ टोटल में से कितने पास हुए। उसके अलावा फैसलाबाद बोर्ड में साइंस ग्रुप में 72,485 स्टूडेंट में से 37,269 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि आर्ट्स के अंदर 23,842 में से 9,698 स्टूडेंट्स पास हुए। तो आप ये डिफरेंसेस जो हैं गेज करते हैं। मुल्तान बोर्ड कुल 1,40,000 में से 786 तलबा हैं, जिनमें से 69,169 पास हुए हैं सर। उसके अलावा सरगोदा में रेगुलर तलबा 91,129 में से 41,000 सर पास हुए हैं, और प्राइवेट में 16,348 में से 6,000 पास हैं। 10,000 स्टूडेंट फेल हुआ है सरगोदा बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट के तक। भावलपुर बोर्ड सर कुल 1,05,917 तलबा में से 46,642 पास हुए हैं सर, 1 लाख में से 46,000। साहिवाल में से सर कुल सर 98,300 तलबा में से 36,000 पास हुए हैं। DG खान में से 1 लाख में से तकरीबन 55,000 पास हुए हैं। और सर इस सारों का डिफरेंसेस आप देखें, ये मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स, और कुछ केसेस में तो मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स के जो तलबा जो हैं उन्होंने पार्टेक किया इन एग्जामिनेशंस के अंदर और वो कामयाबी नहीं हो सके, उसके अंदर वो फेल हो गई। आर्ट्स, साइंस, प्राइवेट, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तकरीबन आप कह रहे हैं कि 60% फेल हो गए हैं। 60% से ज़्यादा ही फेल हुए हैं तकरीबन, कंजर्वेटिव 60% कह लें। इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के हैं, जाहिर है उनका परव्यू है, वो मिनिस्टर हैं इसके अंदर, लेकिन जाहिर है वो उन्होंने अकेले ने तो नहीं आते साथ ही 1.5 साल में पूरा निज़ाम ठीक कर देना, बस जाहिर है क्योंकि वो मिनिस्टर हैं तो उन्होंने इसके ऊपर कोई रद्दमल पेश करना था। तो उन्होंने रद्दमल जो पेश किया वो उन्होंने ट्विटर X के ज़रिए हमें बताया कि जिन जिन इलाकों में जो तलबा फेलियर रेट ज़्यादा है वहाँ के असातिज़ा जो हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। उसमें उन्होंने एंड में ये भी लिखा कि मुझसे जितनी नफ़रत करनी है आप कर लें, बट मैं अपनी जो जवान है, हमारी जो यूथ है, उसका जो मुस्तकबिल है उसको दाव पे नहीं लगाऊंगा इस तरह से, तो मैं तो लोगों को निकालना शुरू कर दूँगा। ये सर पूरा सर मुद्दा है इसका। जी बिल्कुल। सो अब जो मैं कह रहा था कि ये वन बिग क्राइसिस है, तो मसला वही है ना कि आपको ये कोई ऐसे नहीं है कि एजुकेशन का फेलियर है सिर्फ। हर जब आपका मुल्क का जो सेगमेंट है वो जब ज़वाल पजीर हो रहा होगा तो आप किसी एक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो परफॉर्म करता रहे, उसने भी ज़वाल की तरफ जाना है। मतलब अगर आप ये देखें कि 23 मिलियन इस मुल्क में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, अगर आप ये देखें कि मुल्क में सैलाब आ रहे हैं, अगर आप ये देखें कि मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे जो हैं वो मतलब जो नई पौध है वो थोड़ी सी आप उनको रास्ता समझाना, उनसे रास्ता समझना मुश्किल महसूस हो रहा है, तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो ये बेसिकली इकोनॉमिक फ्रंट की वजह से आपको हेल्थ में भी मसले नज़र आ रहे हैं, आपको एजुकेशन में भी मसले नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत जगहों पे मसले नज़र आ रहे हैं, ये रेस्क्यू में भी मसले नज़र आ रहे हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ठीक है करें, मतलब एक तो ये कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान ने ये किया कि आपको तारीख़ी तौर पे देखें तो हमेशा ये तो मसला नज़र आता था कि एजुकेशन का मेयार अच्छा नहीं है, कभी ये नहीं नज़र आता था कि आपके पास टीचर्स की कमी है। जब से हुकूमत ने ये सोचा कि हम अब एक टेस्ट रखेंगे, सिर्फ मयारी टीचर्स को लेकर आएंगे, तब से आपके पास अब टीचर्स की कमी का इशू भी सामने नज़र आना शुरू हो गया। अब आपके पास टीचर्स ही पूरे नहीं होते। सो आप जिस जिस चीज़ पे आपकी नज़र पड़ती है आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो, बड़ी अच्छी बात है। बहुत चैलेंजेस हैं, आपसे सिरा नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन जो मुझे इसमें एक गिला है वो ये है कि इवेंचुअली ये ठीक कर देंगे, ये टीचर्स को भी अब ये कह रहे हैं हम सख्ती करने लगे हैं, बेहतरी हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी हुकूमत का जो है वो तवज्जो ही नहीं है। मसलन ये हमेशा बात होती है कि जी अगर बच्चे फ़ेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है असातिज़ा ठीक नहीं है। इसके ऊपर बात नहीं होती कि क्या बच्चे कंफर्टेबल हैं। अगर वो कंफर्टेबल होंगे मतलब फिर वही बात है, घर पे अच्छी खुराक मिल रही होगी, उनकी रात को नींद पूरी हो रही होगी, तो ही वो अटेंशन ग्रैब कर सकेंगे ना, मतलब वो सही तरह सीख सकेंगे कि स्कूल में क्या हो रहा है। जब तक वो मसला हल नहीं होगा ये मसला भी हल नहीं होगा। इसी तरह अब अगर आप करिकुलम पे आ जाएं, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाता है पढ़ाई का कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? मतलब आप यहाँ पर देखें कि बाकी दुनिया में पासिंग सब्जेक्ट्स कितने होते हैं और यहाँ पे पासिंग सब्जेक्ट्स कितने हैं। अच्छा, फिर वही चीज़, इस पे अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि जी आप कह रहे हैं कि हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कम कर दें तो उससे तो बच्चों को जो है वो कई बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आएंगी, जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं। देखें, पहली से लेके 8वीं जमात तक आप उनको वो सारी बुनियादी चीज़ें पढ़ा दें, और अगर आपने वो बुनियादी चीज़ें 8 साल उनको लगातार पढ़ाई होंगी तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उनको आगे जाके ज़िंदगी में भूल जाएंगी। जब बात आती है ना आपकी 9वीं 10वीं की, वो चाहे आपका इधर का मैट्रिक सिस्टम हो, वो चाहे अमेरिका का IB सिस्टम हो, वो चाहे इंग्लैंड का OA लेवल सिस्टम हो, ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे आगे जाके यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होने होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि जो डिटरमिन करती हैं कि आपने आगे रोज़गार क्या लेना है। इसीलिए तो यहाँ पर आके लोग बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट से अलग कर लेते हैं कि कोई आर्ट्स में चला गया, कोई IT में चला गया, कोई FSC में चला गया, कोई मेडिकल में चला। ठीक है, उस जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपने 8वीं जमात तक पढ़ा लें, इसके बाद आपका फोकस सिर्फ करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। जितने सब्जेक्ट्स बाहर मैंडेटरी हैं उतने ही यहाँ पे रखें। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमारे बच्चों को मत दें। अगेन, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके बच्चों को इतनी सहूलियात मुयस्सर हैं, उन्होंने अगर करिकुलम कम सब्जेक्ट्स के साथ बनाया है तो आप इतनी गरीब आवाम के होते हुए ज़्यादा सब्जेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं? सर बिल्कुल, ये सारी चीज़ जो है ना टॉप टू बॉटम इसको रीअसेस करने की एक बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो मैं 77-78 साल की मैंने बात की, उसके अंदर जो माजी करीब में जो सबसे बड़ी तब्दीली इसमें लाने की कोशिश की वो PTI हुकूमत में थी, जब उन्होंने एक करिकुलम पेश किया था और उसके प्रॉब्लम्स जो थे वो डे 1 से हमारे सामने थे और वो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं था। हम डे 1 से कह रहे थे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इन्होंने जितनी भी कोशिश की, प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं, और पब्लिक सेक्टर में मुझे नहीं पता, उसके कुछ अनासर शायद रह गए और बाकी बैक टू द ओल्ड सिस्टम जो है वही करिकुलम शायद चल रहा है। मैं इस पर टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा क्लैरिटी मेरे पास है नहीं, बट वो मोर और लेस एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। लेकिन उसका सेंटिमेंट था वो तो यही था ना जी कि आप प्राइवेट को भी प्राइमरी लेवल पे वही पढ़ाने को कहें जो कि आप पब्लिक सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, ताकि दोनों बच्चे जब आपस में कहीं टकराएं तो उनकी बुनियाद एक ही हो। उसकी वो समझ आ गई मुझे बात, वो अच्छी चीज़ है, वो मैं उससे एग्री भी करता हूँ। लेकिन आप उसके अंदर जो आपने खुद से करिकुलम बनाया उससे बहुत बेहतर था कि आप वो करिकुलम अपनाते जो कि ज़्यादा कामयाब है। और ये एक डिबेट हम बाद में कर सकते हैं, आज हम करिकुलम की बात नहीं करने, आज हम इंतज़ामी बात करने हैं। दूसरा सर, इसके अंदर ये देखें कि एक और ख़बर भी है कि जो हमारे इस वक्त हैं एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर याद साहब जो हैं, उनके अपने गांव से जितने भी अपेयर हुए स्टूडेंट उनमें से एक पास कर पाया। तो ये ज़ाहिर है उनके ऊपर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनकी गलती है, बट ज़ाहिर है उनके गांव में भी वही निज़ाम होगा जो बाकी दीगर गाँवों में निज़ाम है, और वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। शायद कोई ऐसा गांव भी हो जहाँ से एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। तो ये कोई मतलब वो यार्ड स्टिक नहीं है कि जी देखिए उनका अपने गाँव में से थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो खुद जाके वो पढ़ाते नहीं है, नंबर 1। और असातिज़ा के ऊपर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये जो आपने सब्जेक्ट्स वाली बात की ना, इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर लें प्लीज़, जो कि अब जो OA लेवल सिस्टम है ना, GCSE सिस्टम, उसमें होती है कि वो ग्रेडिंग कर्व पे करते हैं।
अब यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी भी आपका नंबर बेस्ड है सिस्टम के जी, इतने नंबर आएंगे तो वो पासिंग है, इतने होंगे तो आपको एक सर्टन रैंक मिलेगी और इतने होंगे तो आपको सर्टन रैंक मिलेगी। जो अब होना शुरू हो गई, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं उसी सिस्टम का बाय प्रोडक्ट हूँ। मैंने ओ लेवल भी दिए, लेवल भी दिए। वहाँ तो ये होता था कि 90 से ज़्यादा मार्क आ गए किसी भी सब्जेक्ट में तो ए है, 90 से नीचे हुए तो बी है, 80 से कम हुए तो सी है, 70 से कम हुए डी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, के आप बाकी फेल हो जाएंगे। 40 एंड बोलो आप फेल है। अच्छा, अब ये है कि जी हर सब्जेक्ट का एक ना मीडियन रिजल्ट बनता है कि जी मोस्टली जो आए हैं ना मार्क्स इस पेपर के मुताबिक, क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, वो आए हैं जी हाईएस्ट मार्क इज़ 80, तो 80 आपका ए स्टार बन गया या 85 आपका ए स्टार बन गया, तो उसके बिलो फिर डाउनवर्ड मार्किंग होगी। तो ये भी एक सर अच्छी चीज़ है कि यार एक सब्जेक्ट का म्यार जो उस दिन आपने जो रखा उसको, उसके अंदर टॉप आपकी जो स्टूडेंट्स दुनिया भर में से ले ही सके सबसे ज़्यादा मार्क्स 80 थे, तो आप 100 या 90 प्लस एक्सपेक्ट नहीं करते थे किसी और से, तो उसका ग्रेडिंग उससे पीछे होगी, वरना पहले ऐसे नहीं होता था। ये चीज़ भी करनी चाहिए, ये मतलब इतना मॉडर्न तरीका भी नहीं है। अमेरिका में तो सालों साल दहाइयों से यही हो रहा है, ग्रेड कर्व पे किया जाता है। और लास्टली सर इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स वाली बात है ना, कि मैं तो देखें ओ लेवल और ए लेवल के अंदर भी बड़े मसाइल अभी भी हैं। ये जो है ना जी कि मैंने 13 देने हैं और मैं 12 करूँगा, और मैं ए लेवल में जाऊँगा तो मैं 10 करूँगा सब्जेक्ट या 8 करूँगा, और वो ना बेसिकली एक फिर शो ऑफ पावर है वो, कि जी देखें कि ये कंपटीशन हो जाता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में ये इस कैटेगरी के अंदर, कि जी देखिए मेरे बच्चे ने इतने ए ले लिए, मेरे बच्चे ने इतने ए ले लिए। उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, आपको उससे ज़्यादा जाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जितनी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनसे उनके ताल्लुकात हैं, उनकी बातचीत है, और यूनिवर्सिटी कहती है जी हमें आपका जो बच्चा चाहिए ना, उसकी 8वीं जमात तक इतने होने चाहिए, फिर 9 से 11 तक उसके इतने सब्जेक्ट्स में इतने ग्रेड, और फिर उसके इतनी होने चाहिए उसकी फाइनल यूनिवर्सिटी आने से पहले। दैट शुड बी द सिस्टम। यहाँ पर भी उस किस्म की चीज़ जो है दूसरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और इस चीज़ को रीएग्जामिन करना चाहिए। और सर वैसे भी आपको और मुझे पता है, जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं ना, तो तब आपका ये नहीं को पूछता कि आपकी जी 6th क्लास में कितने एज आए थे या कितने मार्क्स आए थे, ना ही वो पूछता है कि आपकी ओ लेवल में कितने आए थे, ना ही कोई पूछता है आपकी 9th में कितने आए थे। वो कहते हैं यार कि हमें जो लास्ट आपका है ना, लास्ट एग्जामिनेशन, उसकी बेसिस पे आपका दाखिला है। तो वो लास्ट एग्जामिनेशन जो है दैट शुड बी द फोकस देन। देखिए ओ ए लेवल्स में ओ लेवल्स भी इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अमूमन जब ए लेवल्स के बाद आप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हो तो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स का रिजल्ट अभी आया ही नहीं होता, तो वो कई दफ़ा आपके सेट स्कोर के अलावा ओ लेवल्स को कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो आपके ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मतलब एक तो जो 13 या 27 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो तो उनको तो आप साइड पे कर दें, लेकिन जो मैंडेटरी जो है दुनिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उससे ज़्यादा लेने पड़ते हैं, वरना यहाँ पे इक्वलेंस नहीं मिलती। सो अगेन मतलब एक तो ये कि उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल के साथ जितना रिक्वायरमेंट है दुनिया में उतनी होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो ज़ाहिर है इक्वलेंस नहीं बन पाएगी अगर आपका जो ज़्यादा बड़ा तबका है वो तो मैट्रिक और एफएससी कर रहा है, तो अगर उसके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो इक्वलेंस कैसे बनेगी, कम सब्जेक्ट्स बनेगी, तो इनके भी कम करने की ज़रूरत है। अगेन देखें ये जो फैंसी सारे स्कूल्स हैं इनको बड़ा शौक होता है कि जी वो अल्टरनेट कोई लैंग्वेज पढ़ानी है, कोई जर्मन ऑफ़र कर रहा है, कोई मैंड्रिन ऑफ़र कर रहा है, सारा कुछ तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चे पढ़ें अपने शौक से, लेकिन उसको वो ये नहीं कहते कि आप मैट्रिक या ओए लेवल में उसका इम्तिहान भी दो, ठीक है, उसके नंबर उसके अंदर नहीं आते। सो इसी तरह आपने जो बुनियादी चीज़ें पढ़ानी हैं, आपने उर्दू पढ़ानी है, आपने पंजाबी पढ़ानी है, आपने सिंधी पढ़ानी है, वो आप शौक से पढ़वाएं। आप क्लास 1 से लेके 8th तक पढ़ाएं, 9th-10th में उसको मैंडेटरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उधर से बच्चा अपना प्रोफेशनली देखें, हमें पता है इल्म हासिल करना ज़रूरी है, इल्म का ताल्लुक़ रोज़गार से नहीं होता, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, हमें पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया अब किसी और तरफ जा रही है। एक कैपिटलिस्टिक मार्केट है, एक बहुत कट थ्रोट इकोनॉमी है, आगे जाके एआई और इस किस्म की चीज़ों की वजह से और मुश्किल होने जा रही है। प्लीज़ अपनी नई जनरेशन की ज़िंदगी आसान बनाएं। जब तक वो इकोनॉमी उनकी जो फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होंगे, वो कोई अच्छे सिटीज़न भी नहीं बन सकते, वो कोई बहुत बड़ा ज़िंदगी में काम भी नहीं कर सकते, ना उनको ज़हनी सुकून हासिल होगा। उनको फ्रॉम 9th सिर्फ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने दें जो आगे जाके वो परस्यू करना चाहते हैं। बुनियादी चीज़ें मेरे ख्याल में 8th तक पढ़ा के छोड़ देनी। हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे भी अगर आप देखें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, अब फर्स्ट ईयर में जिसका आपका दाखिला हो जाता है,
वो आपको सारी चीज़ कहते हैं पहले से आपको एक बेस, ये अजम्पशन जो है, देखिए दाखिला आपने दिया, दाखिला दे दिया है, तो एक अजम्पशन ये है कि इसने अपनी पहली 8वीं जमातें और फिर 9th 10th में जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो उसने पढ़ ली हैं। अब तो देखिए वो एंटर हो रहा है अपने इस चीज़ के अंदर कि जी उन्होंने करना है बैचलर्स इन अकाउंट्स, बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज़ या कुछ। आप डे 1 से उसको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएं और डिग्री जो है आप 4 साल के बजाय 3 की करें, ताकि वो पहला साल जो है वो किस लिए है उसके अंदर। आप ये क्या बात है जी सेकंड ईयर में आपको शुरू करेंगे, अभी हम आपको ईज इन कर रहे हैं। वो बच्चा बाय प्रोडक्ट है, पढ़ाई लिखाई करा के आपकी यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लिया और अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो तो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा होगा, तो उसको जीरो से सिखाना, और ये शायद HEC की रिक्वायरमेंट है कि जी आप एक दफ़ा सारा कुछ करें। सो खैर मुझे ये बात नहीं समझी। बार से यहाँ पे जाना है, हमने ब्रेक किया, इसके ऊपर कुछ और 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी ज़रा एजुकेशन सेक्टर की और इम्तिहानात के ऊपर हम कोशिश कर रहे थे कि कोई कॉन्टेक्स्ट डाला जाए कि अब हुकूमत को किस तरफ लेके जाना है सारे मामले को। देखिए या तो सिर्फ ये मसले यहाँ पे होते ना तो हम कहते जी कि सिर्फ ये यूनिकली पाकिस्तानी मसले हैं, बट ऐसा तो नहीं है। दुनिया भर में एजुकेशन जो है उसके ऊपर बड़ी स्टडीज़ होती हैं, एक पूरी फील्ड है बच्चों को किस किस्म की तालीम देनी है। आप जैसे हम और A लेवल की बात कर रहे थे, जिस ज़माने में मैंने ये किया तो उसके बाद से लेके अब तक तो इतने नए सब्जेक्ट्स मुतारिफ़ कराए गए हैं उसके अंदर कि वो फील्ड वो बड़ी हो गई, और वो तमाम यहाँ ऑफ़र नहीं होते, बट जहाँ ऑफ़र होते हैं लोग उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, करते हैं। और इसी तरह लेकिन जो हमारा दूसरा सिस्टम है, ये 9th के जो अभी स्टैंडर्ड के हुए हैं, उसके अंदर शायद सब्जेक्ट्स में इतनी वो इन्हांसमेंट नहीं आई, शायद वही पुराने सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। अब ज़ाहिर दुनिया जिस तरह इवॉल्व कर रही है, उसके अंदर टेक है, AI है, उसके अंदर आपकी वैसे स्किल्स जो हैं वो उसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, वो भी आनी चाहिए ताकि किसी के पास बड़ी वास्ट एक चॉइस हो कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जैसे एक हद तक दूसरे सिस्टम में एक अलाउ की जाती हैं। लेकिन ये सारा कुछ भी हो जाए तो सर जो यूनिवर्सिटियों का एक मसला है ना कि दाखिला अगर आपने अब्रॉड, देखिए यहाँ तो बड़ा कम एक ख़ास तबका वो अफोर्ड करता है बाहर जाने के लिए। लेकिन सर उस दिन किसी से बात हो रही थी जो इस काम से मुंसलिक हैं, उन्होंने समझाई मुझे एक बात कि जो आईवी लीग्स है ना, आईवी लीग में अब जो मॉनेटरी आपकी वैल्यू है ना कि आप कितने पैसे रखते हैं, वो उनके लिए इतनी मैटर नहीं करती। आईवी लीग में मैटर करती है अब स्टोरी, आप किस इलाके के हैं, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी स्ट्रगल क्या थी, आपने एंट्रेंस एग्जाम में जो पेपर लिख के भेजा, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, उसके अंदर आपका क्या जर्नी क्या है आपकी, आईवी लीग में इस तरह मिलती है आपको। और आईवी लीग के बाद जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ है उधर भी इस किस्म का निज़ाम है। सो ये ग्रेड्स वाली बात जो है ना, ये अब एक हिस्सा है बहुत अच्छी आला तालीम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की। उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या हैं, आपके एज अ पैकेज आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो अब मांगते हैं कि जी आप यहाँ आएंगे ना, पढ़ा तो हम आपको देंगे, आप हमें क्या दे के जा रहे हैं इस दौरान। शायद बहुत ज़बरदस्त को स्पोर्ट्समैन हो, उसको स्कॉलरशिप मिल जाए। बहुत मेरे जानने वाले हैं जो यहाँ पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स पे गए हैं दोनों सिस्टम से। तो ये सारा कुछ जो है ना दुनिया के अंदर तब्दील हो गया है। वो जो है ना जी कि मेरे 27 A आए हैं A लेवल में या O लेवल में 15 आए जो भी, तो इस बेसिस से मुझे दाखिला दे दें जहाँ मैं उंगली रखूँ जिस, अब ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, देखिए और जो आपने कहा ना कि वहाँ पे स्पोर्ट्स वाला जाके शायद उनको कोई मेडल ले देगा, उसके अलावा वो कोई भी मेडल ना लेके आए, वो चाहे एकेडमिकली भी कुछ ना करे, लेकिन अगर वो एक हार्ड एरिया से आया हुआ है, उसकी अगर इस तरह की स्टोरी है, तो वो डाइवर्सिटी दे रहा है वहाँ पे बैठे हुए उनके बच्चों को, तो उनका एक एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया ज़िंदगी का। सो उन्होंने कितना सीखा। दूसरी चीज़, आप आज से 100-200 साल पहले चले जाएं तो बहुत यंग बच्चा मास्टर्स कर लेता था। अब जो है मतलब उस उम्र में बच्चे मैट्रिक FA कर रहे होते हैं, वो क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई तो वो प्रोसेस को लंबा कर दिया गया। अब बुनियादी बात ये है कि आपके हम कितने अरसे से 2017-18 से तो बाकायदा स्मॉग पड़ रही है, बदतदरीज आपके एजुकेशनल ईयर्स जो हैं, जो डेज़ हैं ईयर में, वो कम हो रहे हैं। तो अब तो लास्ट ईयर आपने मुझे बताया था कि तकरीबन 100 दिन कम हो गए, 100 दिन कम हुए थे लास्ट। ठीक है, अच्छा करिकुलम तो फिर पूरा हो गया, यानी कि हम जो स्कूल कॉलेज बच्चे को भेजते हैं वो तो हम उसको सोशल ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं। अगर मकसद पढ़ाना हो तो घर पे ट्यूटर लगवा के या यूट्यूब या खान एकेडमी टाइप कोई सब्सक्रिप्शन लेके उसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है घर बिठा के। इसी तरह मतलब आपकी जो सिलिकॉन वैली है, मुझे बताएं उसमें परसेंटेज क्या होगी ग्रेजुएट्स की? ज़्यादातर तो निकाले हुए हैं, निकरे पहन के उधर फिर रहे होते हैं। सो बुनियादी बात यह है कि हमें अपना करिकुलम दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने बड़ी सही निशानदेही की
हमें और सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, इस वक्त हुकूमत में कोई सुन रहा होगा हमारा एपिसोड तो वो कहेगा कि भाई जो 78 साल से सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो उसके टीचर आपको नहीं मिल रहे, आप कह रहे हो कि जी नए सब्जेक्ट ही लिए हैं तो कैसे हो। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मसला ये है कि हो सकता है 2 से ज़्यादा स्कूल्स आप ना बना सको जिसमें मौसीकी सब्जेक्ट हो, या 3 से ज़्यादा आप स्कूल्स ना बना सको जिसमें गेमिंग सब्जेक्ट हो या इस तरह के सब्जेक्ट। अच्छा वो होगा ये कि कम से कम 2-2 3-3 उनका एक मेरिट बन जाएगा, उनका एक नाम बन जाएगा, उनमें से कम जो बच्चे निकलेंगे उनकी बाहर बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी इंडक्शंस हो जाया करेंगी। अच्छा वो यहाँ रह के एक बड़ा अजीबोगरीब इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। देखें ये बड़ी अच्छी सोच है कि जी हमने तमाम बच्चों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अगर ना दे सकें फिर तो जिनको दे सकते हैं उनको भी ना दें। ये एक बड़ी चीज़ है कि यार अब हम हैं गरीब, मैं अब क्या करूं इस चीज़ का, मैं कल तो नहीं अमीर हो सकता सोच के। अब मुझे अपने रिसोर्सेज इस तरह से मैनेज करने हैं कि चलो जितने लोगों का उसमें साथ के साथ फ़ायदा होता चला जाए बजाय कि किसी का भी ना हो, तो मैं ये एक अप्रोच लूँ। सो बुनियादी बात ये है कि रेड टेपिज़म सरकार को हटाना पड़ेगा। अगेन वो कहेगा कि यार प्राइवेट स्कूलों को हमने को मना किया है, प्राइवेट स्कूल खोल लें वो सब्जेक्ट। इधर मसला पड़ जाना है कि इसकी इक्वलेंस कैसे देनी है, किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट देनी है। ये सारा रेपिटेपिज्म जो है ये सरकार को मेंटल बैरियर्स अपने हटाने पड़ेंगे। सर एक तो हटाने पड़ेंगे, दूसरा मैं आपको इसका हल दे देता हूँ, इसका बड़ा आसान हल है। देखिए एक कोई भी टीचर हो और वो पढ़ाने का उसने डिग्री की हो कि जी मैं इस सब्जेक्ट में गिरफ्त है मेरी, तो उसकी पहली चॉइस क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने की। वजह पैसे ज़्यादा हैं, बेनिफिट ज़्यादा हैं, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर तो मैं अच्छा हूँ, मेरा नाम बन जाएगा, तो मैं पहले स्कूल में पढ़ाऊँगा, उन्हीं बच्चों को मैं कहूँगा जी कि अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए ना तो मेरे पास आ जाए, मैं ट्यूशन भी पढ़ा दूँगा। ये हो रहा है, ये बड़े सालों से हो रहा है, ये हर जगह होता है, ये बात दुरुस्त है। पब्लिक सेक्टर में मुझे बताएं कोई विलिंगली जिसको अपनी सब्जेक्ट पर कमांड हो वो जाते हैं पब्लिक सेक्टर में। एक तो उसकी वजह ये है कि आपको ये नहीं पता कि आप अपने इलाके में प्लेस होंगे या कहीं और प्लेस हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं कि जी उनको फलाने इलाके में लगवा दें, विच इज़ इनकरेक्ट। दूसरा उनकी तनख्वाह जो है छोड़ें कितनी है, मिलना एक बहुत मुश्किल बात होती है। तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो ये बात कर रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं उन टीचर्स को, बिल्कुल ना छोड़ें आप, ठीक बात है, जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर तो होनी चाहिए, लेकिन इस निज़ाम को भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें ना कि भाई उनका पे स्ट्रक्चर है क्या, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, उनको क्या सिक्योरिटी है उनके पास। और फिर जो मेरिट वाली बात है, डेफिनेटली जो मेरिट में नहीं टीचर होता था उसको नहीं दाखिल होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ करना आपने, और ये ओवरनाइट तो नहीं होना, लेकिन उसकी बुनियाद तो रखी जा सकती है जी कि अब बाकी एक छांटी तो की जा सकती है कि जी निकालें बेशक टीचर्स को जो पढ़ा ही नहीं सकते, और लाएं फिर प्राइवेट सेक्टर से इंगेज करें, वहाँ से लाएं टीचर्स कुछ, या टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बनाएं ढेर सारी, जैसे टीचर बन के निकलें। यहाँ पे नर्सिंग के ऊपर बहुत तवज्जो है, हम ये मानते हैं, अभी भी कमी है लेकिन है। स्कूल्स हैं ना जो बनाते हैं अच्छे काबिल नर्सेज आ रहे हैं मार्केट के अंदर, काबिल टीचर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के लिए भी आपको अगेन किसकी मदद चाहिए? प्राइवेट सेक्टर की चाहिए मदद। वहाँ से लोग आएंगे, उनको सिखाएंगे, आगे वो पब्लिक में जाएं। और दूसरा, अगर प्राइवेट सेक्टर इतना बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो ये आपने इजाज़त दी हुई है उनको, आपने उनको टैक्स ब्रेक्स भी दिए एक ज़माने में। फिर जब फ़ी वो बढ़ाते हैं तो एक पेरेंट्स रौला डालते हैं तो आप उनको तनकीद करते हैं, उन पर कुछ कर नहीं पाते फिर भी। क्यों? क्योंकि एक मज़ेदार बात ये भी है कि जिस बंदे ने उनको रेगुलेट करना उसका अपना बच्चा खुद प्राइवेट सेक्टर में पढ़ता है। इनके बच्चे नहीं है वैसे प्राइवेट सेक्टर में, आई नो राणा साहब ने खुद पब्लिक सेक्टर में डाले, बट मोस्टली पॉलिटिशियंस आप देख लें तो उनके बच्चे प्राइवेट सेक्टर की एक बाय प्रोडक्ट है। तो पॉइंट इज़ कि अगर ये जो एक लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन तो है नहीं, ये असल में एग्जिस्ट करती है कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इसको मर्ज करें और दोनों रिसोर्सेज पूल करें, ये तरीका बन सकता है। लेकिन ये कोई करेगा तो होगा। मैं आपको एक और बात इसमें बताऊं, इंकशाफ बल्कि करूं। सो जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं उनकी तो जो हालत है वो आपने बयान कर दी। जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं, यकीन करें वो भी मालकों के रहमो करम पे हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं होता, उनको भी जितने पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलते। सो अगेन यहाँ पर हुकूमत को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। आपको पता है प्राइवेट स्कूलों में भी गोस्ट टीचर्स होते हैं,
सो हुकूमत की कई दफ़ा उस तरफ नज़र भी जाती है कि जी हमें कम से कम ये तो रेगुलेट करने की ज़रूरत है, किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, टीचर्स को जितना मिलने चाहिए मिल रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी कोई गड़बड़ हो तो आना तो सरकार नहीं है ना, मतलब सरकार इस चीज़ में तो इंटरवीन कर जाती है कि यूट्यूबर क्या कर रहा है, लेकिन जब प्राइवेट स्कूल की बात आती है ना तो फिर वही, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स एलीट के हैं, हुकूमत एलीट की है, ये आपस में दोस्त हैं, इन्होंने एक दूसरे को फेवर देनी है। सो मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आपको अगर मुस्तकबिल में ऐसा महसूस हो ना कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी तालीम का जो मयार है वो नीचे जा, या नीचे नहीं भी जा रहा, वो स्टैगनेंट है, जिस तरह से उसको हर साल ऊपर जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर भी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बस एक साज़बाज है हुकूमत की, इसलिए मामला चल रहा है। बिल्कुल सर। और इसके अंदर सर अगेन मेरे और भी कुछ पॉइंट्स रह गए। आज हम मतलब एजुकेशन ही हम बड़ा तवील एक टॉपिक है, इसके लिए तो एक शो भी कम है, लेकिन कुछ चीज़ें और बातें हैं जो हमने करनी है। अभी यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद मिलते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर एजुकेशन के ऊपर हम आज पूरा एक एपिसोड ही कर रहे हैं रिगार्डिंग जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद हमने पब्लिक प्राइवेट के ऊपर थोड़ी बात की, हमने अब टीचर्स के ऊपर हम आ गए थे, और इसके बाद टीचर्स की बात ख़त्म करके मैं ज़रा जानना चाहूँगा जो पंजाब गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ चीज़ें कर रही है जो हमें नज़र भी आती हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब ही हमें बताते हैं कि ये भी किया है वो भी किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें, उन पर हम आते हैं। लेकिन पहले टीचर्स के ऊपर मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि आप तनख्वाह नहीं दे सकते ज़्यादा, ये बात मैंने मान ली, एग्रीड, लेकिन आप बाकी सहूलियात तो दे सकते हैं। देखें रिहाइश एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है एक ऐसे शख्स के लिए जो यहाँ पे नौकरी करते हैं। रिहाइश की अगर आपको, क्योंकि रेंट होता है उससे एसोसिएट, और उसके दीगर और चीज़ें होती हैं। सो अगर आपने को बजटिंग करनी है ना एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि बजट के अंदर तो एजुकेशन बजट तो कम हो रहा है, हेल्थ बजट तो कम हो जाता है, अगर आपने कुछ चीज़ मांगनी है फेडरल गवर्नमेंट से और अगर आपने उसको प्रूव करना है, तो आप टीचर्स को इंसेंटिवाइज तनख्वाह से ना करें। आपकी तनख्वाह तो हम इतनी दे सकते हैं क्योंकि वो आपने अक्रॉस द बोर्ड देखना होता है किसको क्या मिल रहा है, बट हमको टीचर्स हाउसिंग स्कीम बना सकते हैं, हम टीचर्स को रिहाइश दे सकते हैं, हम टीचर्स को और सहूलियात दे सकते हैं, कोई मेडिकल चीज़ दे सकते हैं। मतलब इसी तरह दुनिया के अंदर निज़ाम चलता है जी। पैकेज जो है आपका उसके अंदर तनख्वाह तो आपकी कम है, लेकिन देखिए बाकी आपके पास कन्वेंस आपको दे दी है, या आपको कुछ स्टाइपेंड दे दिया है, आपके घर की ग्रोसरीज का वॉट एवर। देखिए वो भी तो इंसान है, सिर्फ पढ़ाते तो नहीं, उनकी अपनी आम जिंदगियाँ भी तो हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ इंकरेज की जा सकती है मेरे ख्याल में। और कभी मेरे ख्याल ऐसी चीज़ कभी सोची गई हो तो कभी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई ये चीज़, कि मतलब कोई भी शख्स यहाँ पे आज जिसने अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म की है यहाँ पे, उसका किसी से मैंने सुना ही नहीं आज तक कि जी मैं एजुकेशनिस्ट बनना चाहता हूँ। ये एक फील्ड क्यों नहीं है इस मुल्क में? क्योंकि जाहिर है जो मसले में पहले बता चुका हूँ वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं अब आपको एक और मसला बताता हूँ। सो जो स्कूल्स की हद तक बात है ना, अब क्योंकि अमेरिका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादातर स्कूल्स पब्लिक होते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ज़्यादातर लोग पब्लिक में भेजते हैं, और वहाँ भी अच्छे और बुरे स्कूल में डिफरेंशिएशन की जाती है। ये कहा जाता है कि उस इलाके का स्कूल बेहतर है, इस इलाके का ख़राब है, फिर जिस इलाके का बेहतर होता है वहाँ पे रियल एस्टेट का रेट ऊपर चला जाता है। सो सरकारी स्कूल में ये हो सकता है क्योंकि वो सरकारी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं ना, उसमें तालीम का मेयार ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक में यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में तो जो है सो है, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई का मेयार अच्छा नहीं है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र किया कि जी वो टीचर्स के मामलात हैं कि टीचर्स अच्छे मिलते नहीं हैं, या जब मिलते हैं तो आप उनको उतना पे नहीं कर सकते, इसमें HEC के अजीबो गरीब से कवानीन भी आ जाते हैं। अब HEC का एक कानून है कि जी जितनी सैलरी आप टीचर को देंगे जिसने MPhil किया हुआ है, MPhil एंड अबव, आप जो उससे कम डिग्री याफ्ता है उसको आप उतनी सैलरी नहीं दे सकते। अच्छा, अब बात यह है कि एक बंदा करियर एकेडमिक है लेकिन उसने काम कभी नहीं किया हुआ, वर्सेस एक बंदा जो प्रोफेशनल है, जो कि उस फील्ड का आदमी है, जो उसमें काम करता है। अब उसके पास डिग्री उस चीज़ की है या नहीं है, या कितने सालों की है, ये सानवी बात हो जाती है। जब आप प्रोफेशनल को लेके आते हो ना, तो प्रोफेशनल आपसे पैसे मांगेगा भाई। वो तो आप एकेडमिक को ये कह सकते हो कि हमने तुम्हारी तनख्वाह कम देनी है या ज़्यादा देनी है,
प्रोफेशनल जो है वो अपनी फील्ड में ऑलरेडी कमा रहा है, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई टाइम निकालो और तुम्हारे पास जो स्किल आता है ना वो मेरे बच्चों को दे दो। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है आपके पास। एग्जैक्टली अब जब उसको आप लेके आते हो और ये बताते हो कि तुम हम पढ़ाओगे तो सही, पर हम तुम्हें उतनी तनख्वाह नहीं दे सकते जितनी हम अपने एमफिल वाले टीचर को देते हैं, तो ये डिस्करेजिंग बात है। वो नहीं आएगा फिर, और फिर आप ये कहोगे कि जी हमें अच्छे असातिज़ा नहीं मिलते। सर डिस्करेज भी होगा। और देखिए मुझे बता दें, एमफिल और पीएचडीज जो हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, और मैं कोई कुछ चीज़ नहीं हटा रहा उनसे, बट यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने फटी लगाते हैं अपने दरवाजे के बाहर कि जी मैंने 9 पीएचडीज की हुई हैं। सर कोई शख्स 9 पीएचडी नहीं कर सकता। अगर तो उसने वो 9 की 9 या तो बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हुई है, या उनमें से एक आपने की और उन्होंने कहा ये बड़ा आसान है मैं 9 कर लेता हूँ, तो 9 पीएचडी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, मतलब एक करने में 5 साल से कम अगर लग रहा है ना, तो आपकी पीएचडी ठीक नहीं है। नहीं हो रही। अच्छा, और आप मुझे अब कह रहे हैं कि जब वो पीएचडी वाले जो भाई ने, वो जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी एज अपोज टू एक शख्स जो कि लेट से मीडिया पढ़ाते हैं फ़र्ज़ करें, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। एक शख्स जो सिलिकॉन वैली गया बीए करके, वो वहाँ से पाकिस्तान की खिदमत करने आया है, लेकिन जिन्होंने एमफिल किया हुआ है किसी चीज़ में, उसी चीज़ में, उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। और जो सिलिकॉन वैली से आया है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बांटने, निखारने लोगों को, उससे उसको तनख्वाह कैप्ड है एचईसी की तरफ। जी इसके अंदर एक और मजीद लतीफ़ा भी डालने सर, वो ये कि अगर आपने अब बतौर विजिटिंग फैकल्टी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना है तो एचईसी कहता है मिनिमम आपका मास्टर्स होना चाहिए। भाई क्यों? अब देखिए मास्टर्स जो है वो इस चीज़ की तो कोई ज़मानत नहीं है ना जी कि आपने ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरीन चीज़ें कर ली हैं। मास्टर्स कह रहे हैं आप, तो मतलब बहुत सारे लोग जो एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं उनको अब ज़बरदस्ती मास्टर्स करना पड़ेगा। एक तो ये बात, दूसरा जिसने बैचलर्स करके 15-20 साल काम की है एक फील्ड में, अब अगर वो कह रहा है मैं पढ़ाऊँ, मैं नहीं कह रहा बाहर से करके हैं, वो यहीं उसने अपने आप को मनवाया है और बड़ा एक अच्छा प्रोफेशनल शख्स है, तो उसको आप विजिटिंग फैकल्टी बतौर हायर ही नहीं कर सकते जब तक वो मास्टर्स नहीं करेगा। वो क्यों करे मास्टर्स? सर अगर ये कानून अमेरिका में होता तो नुसरत फ़तेह अली खान बर्कली में पढ़ा ही नहीं सकता था। हाँ जी। ए आर रहमान ट्रिनिटी में पढ़ा ही नहीं सकता था। ये कवानीन पूरी दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। जिन कौमों ने तरक्की कर ली है उनको इस कानून की जरूरत पेश नहीं आई। एक मुल्क जो कि स्ट्रगल कर रहा है वो कह रहा है कि मैं आपको बताता हूँ कि तालीम कैसे होती है। तालीम नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाना है। अगर हमारे बच्चों को आपने तरक्की याफ्ता एक मुल्क बनना है और बच्चों को भी तरक्की याफ्ता बनाना है तो आपने मास्टर जरूर करनी है और आपने पीएचडी और उसके बाद एमफिल। सर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि एक दिन आएगा जब, मुझे नहीं पता एमफिल से आगे क्या होता है, शायद कुछ नहीं होता। पीएचडी एमफिल से आगे पीएचडी आगे सॉरी क्या होता है? उसके आगे बंदा खलीफा होता है। अगर तो सर कहीं इजाद होगी ना डिग्री वो पाकिस्तान में, ये पोस्ट पीएचडी, तो आप पोस्ट पीएचडी जो है आप नुमा को चीज़ बनाएं फिर, ताकि आप लोगों को लोग पढ़ते ही रहे यहाँ पे ढेर सारे जो इस चीज़ का टाइम रखते हैं, जिनके बाद पीछे बहुत सत्तू पड़ा है, वही कर सकता है। और इनको एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो MIT से लेके हार्वर्ड से लेके उनको क्या पढ़ी है कि उन्होंने अपने सारे कोर्सेज, उन्होंने अपने सारे थीसिस ऑनलाइन रखने शुरू कर दिए हैं। मतलब जाहिर है उस पर उन्होंने कुछ फ्री हैं, ज़्यादातर पे उन्होंने कोई अमाउंट लगाई हुई है, पर उन्होंने वो पूरी दुनिया की दस्तरस में दे दी है। मतलब उधर बैठ के जिसने जो थीसिस वर्क किया है, नाउ यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, एक तरफ वो किस डायमेंशन में चल रहे हैं, हम किस डायमेंशन में चल रहे हैं। अगेन आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा कि एक और डिग्री बना दें। इनको लगता है कि ये एक इंडस्ट्री है जिसने आगे बड़ा फलना फूलना है और हम इसमें से बड़े पैसे मिंट कर सकते हैं बच्चों से और यंगस्टर्स से। बाकी पूरी दुनिया इस वक्त ये सोच रही है कि ये एजुकेशन इज़ नाउ अ डाइंग इंडस्ट्री। उसकी वजह ये है कि जिसको जो कुछ आता है वो कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाना ही क्यों है, मैं अभी अपना YouTube चैनल बनाता हूँ, उस पर सब्सक्रिप्शन लगाता हूँ और मैं वो सारा इल्म वहाँ दे देता हूँ। वो जो पहले पैसे यूनिवर्सिटी के पास जाने हैं और यूनिवर्सिटी ने उसके आगे से मुझे तनख्वाह देनी है और मेरा उसमें पेट्रोल का खर्चा भी है, जो वो शख्स पढ़ना चाहता है, उससे तालीम हासिल करना चाहता है, वो डायरेक्ट उसी को पैसे दे के पढ़ ले। सो पूरी दुनिया में एजुकेशन इज़ अ डाइंग थिंग एज एन इंडस्ट्री। पाकिस्तान इसमें से पैसे बनाने की प्लानिंग कर रहा है, तो ये चल नहीं पाएगा ऐसे। सर एक तो चल नहीं पाएगा और सर दूसरा इसके अंदर देखें ये बड़ा वास्ट एक टॉपिक है और बड़े इसके अंदर ना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। लेकिन
आप हायर एजुकेशन साइड पे चले जाएं तो HEC जो है, अब आपने भी एक ज़माने में इक्विवेलेंस अपनी बनाने की कोशिश की होगी, मैंने अपनी डिग्री की HEC से इक्विवेलेंस बनाने की कोशिश की थी। सर इतने मुश्किल चीज़, इतनी वो उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं कि जी सबसे पहले तो हम आपकी यूनिवर्सिटी से गारंटी लेंगे कि आप थे भी नहीं है वहाँ पे, चलें यार ठीक है आप कर लें। अब आप सोचिए, जब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने कहा जी कि वो आपको रिप्लाई, अभी जब उनसे रिप्लाई मैंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा जी वो 2 हफ्ते पहले उनकी ईमेल आई थी, हमने आधे घंटे में उनको रिप्लाई कर दिया कि ये इस बच्चे की ट्रांसक्रिप्ट है तो इसको आप बिल्कुल इक्विवेलेंट सारी आप कर दें। कहते अच्छा 1 सेकंड जी, हाँ जी आई हुई है, अब हम देखते हैं इसके ऊपर। ये सिस्टम चल रहा है सर वहाँ पे, वो डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को। सर बात ये है कि आपको तो बनवानी पड़ी, चलो समझ में आती है, वैसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई होगी वजह। मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की है, मुझे भी टेस्ट करवानी पड़ी है। ऑटो नहीं होता उसके अंदर। नहीं सर इसके अंदर देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमारा वक्त जो है वो कम है, ख़त्म हो गया इनफैक्ट। मैं लेकिन आज शो पे ये कह रहा हूँ कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो हमारे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं राणा साहब को हम शो पे एक दिन बुलाएं, और ये सारे जो आपके मेरे इतराज़ात हैं हम उनसे डिस्कस करेंगे, और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह हम शो पे लेकर आएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।